हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सेशंस में उस स्टूडेंट से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो इस बार जो है 2020 में जो 10th का एग्जाम दिए हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड सब कुछ बात बताने वाले हैं, है ना। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे परेशान भी है ना। बहुत सारे के कॉल्स फोन्स भी आए कि सर हम लोग का क्या होगा, हम क्या करें, है ना। तो इससे रिलेटेड वीडियो, है ना। दैट मीन्स हम लोग का जो भी टीम है, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस सब से रिलेटेड जो भी आपका ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आज बताया जाएगा। तो माई सेल्फ इज मुकेश कुमार फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, है ना। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री में आपका कंटेंट्स क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की बात करेंगे। फॉर क्लास 11th जो फ्रेशर बच्चा है जो इस बार 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं, है ना, उसके लिए जो सिलेबस की बात किया जाए तो अब देखिए, अब जो आपका केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटेगा। आपको सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो लास्ट आपका पार्ट है वो इनऑर्गेनिक। देखिए केमिस्ट्री आपका 3 पार्ट में बढ़ गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, है ना। आप लोग भी जो लोअर सेक्शंस में आप लोग पढ़े हुए फिजिकल केमिस्ट्री, दैट मींस केमिकल कैलकुलेशन, है ना। 9th क्लासेस में आप लोगों ने एक चैप्टर्स पढ़ लगा है मोल कंसेप्ट, मतलब केमिकल स्पेसीज के कैलकुलेशंस में जो केमिस्ट्री का यूज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मींस हम ऐसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोग 10th क्लास में जो 4th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो उसके प्रॉपर्टी को स्पेशली पढ़ने के लिए, है ना, एक अलग ब्रांच बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ने के बाद जो बच गया, जो भी आपका रॉक्स और मिनरल से जो प्राप्त एलिमेंट्स है ना, उसके कंपाउंड से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए भाई हम लोग सबसे पहले सिलेबस पढ़ते हैं। 11th क्लास को तो ध्यान में रखते ही हैं, साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं ना, आईआईटी हो गया, आईआईटी और मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है सभी सिलेबस को डीप में थोड़ा, बस यही है, सिलेबस तो वही होता है लेकिन थोड़ा सा डीप इंफॉर्मेशन हम लोग को जाना पड़ता है ताकि उसके क्वेश्चंस को अटैक करने में बिल्कुल आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए भाई 3 पार्ट आपका केमिस्ट्री का, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहला आप लोग को जो दिखेगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो मतलब लगभग 4 से 5 पेज में खत्म कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 1 मंथ लगना चाहिए। मतलब इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट के ही थ्रू हम, है ना, अच्छे क्वेश्चंस को, जैसे आईआईटी हो गया, मेडिकल्स हो गया, मेडिकल्स में जो भी आपका अच्छा एग्जाम हो गया तो उसके अच्छे क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी हम डीपली हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एटलीस्ट कम से कम हम इसके अंदर 7 से 8 चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद में आपका जो मेजरली जो चैप्टर्स है आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, फोर्थ है स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट, आयनिक के बाद ही पढ़ना आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। the structures of atom,
अब आपका जो बच गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ चुके पहले भी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर्स। सेकेंड है हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। थर्ड चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स जीओसी। फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और फिफ्थ एंड लास्ट वन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। चलिए आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल्स, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। पीरियोडिक टेबल्स 10th क्लास में बेसिक ही पढ़ाया जाता है। सेकेंड चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ हाइड्रोजन्स। फिफ्थ आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ग्रुप पढ़ने हैं आप लोगों को। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका 13 एंड 14th ग्रुप आपका पढ़ना है ना। और बाद बाकी जो बच गया आपका वो 12th क्लास में पढ़ना है ना। तो मेजरली आपका जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यही है आपका जो केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ना है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर्स मोल कॉन्सेप्ट। बस आपको कुछ नहीं करना, हम जैसे बोले है ना, जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस मेरे थ्रू मिले उसको बस आपको फॉलो करना है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। और इससे रिलेटेड हम जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा है ना। जो भी 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ चुका है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उसके थ्रू क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा और उस पे बेस्ड जो है डीपीपी भी आपको डेली दिया जाएगा है ना। और उस क्वेश्चंस को बनाने के बाद है ना आप व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं और उसको चेक करके हम आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे। चलिए तो आज से फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, मोल कॉन्सेप्ट। चलिए जो फर्स्ट बेसिक चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि प्रत्येक चैप्टर्स जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर्स होगा, जो मेजर चैप्टर्स है ना, उसमें इसका एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा है ना। तो इसीलिए इसको एकदम ध्यान से समझिए है ना। तो है तो बहुत इजी भी है, बहुत ही टिपिकल टॉपिक भी है। समझ जाने के बाद आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझने के बाद आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए जिस प्रकार मोल कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग बोलते हैं 1 डजन, तो 1 डजन में कितना होता है भाई, 1 डजन अगर आपसे बोले तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार 2 डजन, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू क्या 12 है ना। तो उसी प्रकार केमिकल स्पीसीज को मेजर करने के लिए है ना, उसको मेजर करने के लिए एक टर्म्स आया है ना, एक मेजरमेंट टर्म्स आया जिसको हम लोग नाम क्या दिए, मोल है ना। तो जिस प्रकार 1 डजन में कितना होता है 12 होता है ना, उसी प्रकार 1 मोल है ना। तो 1 मोल में कितना होता है देखिएगा यहाँ पे 1 मोल इच इक्वल टू वो जो नंबर है, जिस प्रकार 1 डजन में कितना होता है 12 होता है, उसी प्रकार 1 मोल में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है 6 कितना होता है देखिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है, या क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है आयंस हो सकता है। एक ऑफिस से है ना 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है बताइए 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23। अगर आपसे पूछे 1 मोल इक्वल टू कितना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम लोग कितना बोलते हैं, 1 मोल। ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। इसका और एक और स्पेशल नाम जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर्स। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर, है ना, जिसको डिनोट करते हैं किससे, Na से। चलिए 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर्स। और एवोगाड्रोज नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Na से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Na से। तो चलिए भाई, इस टाइप पे आपका क्वेश्चंस किस तरह से आने वाला है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे समझना है पहले। अगर हम आपसे कहें, है ना, एक डजन में कितना होता है, 12। एक डजन में कितना होता है, 12। चलिए अगर हम आपसे ये बोले कि आपको 24 पेन्स दिए, तो बताइए कि 24 पेन का मतलब कितना डजन हुआ। तो आप कैसे कीजिएगा, आप बस डायरेक्ट कीजिएगा 24 डिवाइडेड बाई कितना, 12, मतलब कितना डजन आ गया, कितना डजन, 2 डजन। अगर आपको 96 पेन दिए, तो ये बताइए कितना डजन हुआ। तो 96 डिवाइडेड बाई क्या, 12, मतलब कितना हो जाएगा, 8 डजन, है ना। अगर आपसे कहें आपको 72 पेंसिल दिए, तो बताइए कितना डजन हुआ। तो क्या कीजिएगा, 72 डिवाइडेड बाई क्या, 12, अब इसको कितना हो जाएगा, 6 डजन, है ना। तो अब देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं डजन्स कितना हुआ, तो इसके लिए आप कितना से डिवाइड करें, 12 से। ठीक उसी प्रकार, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, मतलब कितना मोल्स आपके पास पेन है। इसमें देखिए आपसे कहें हम 100 पेन दिए, तो 100 पेन इक्वल टू कितना, डजन। तो क्या किए, 100 डिवाइडेड बाई क्या, 12। उसी प्रकार हम आपको दिए 500 कॉपी। अब हम आपसे पूछे कि 500 कॉपी इक्वल टू कितना डजन, तो आप क्या कीजिएगा, 500 डिवाइडेड बाई क्या, 12। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे 100 पेन इज इक्वल टू डजन न पूछ करके आपसे मोल पूछे, तो आप क्या बताइएगा, है ना, 100 डिवाइडेड बाई एक मोल में कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या, 23। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया कि अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर। और वो एवोगाड्रो नंबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो चलिए भाई, फर्स्ट फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का आ गया, है ना, इफ number of particles is given then number of moles किससे डिनोट करेंगे, n से, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाई क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कितना की इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या, 23। चलिए तो पहला फॉर्मूला निकल करके आया, नंबर ऑफ मोल्स पूछिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर क्वेश्चंस आपको दिया होगा, तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्वेश्चंस में अगर सीधे दिया है 500 पेन, तो 500 ग्राम भी तो नहीं लगा हुआ है ना कि हम लोग समझेंगे कि मास है। तो 500 पेन मतलब हम लोग को समझ में आता है ये जो 500 है वो क्या है, आपका नंबर है ना। अगर नंबर दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर से डिवाइड करेंगे, और नंबर कौन सा होगा, एवोगाड्रो नंबर, है ना। दैट मींस एवोगाड्रो नंबर कितना के इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या, 23। चलिए पहला एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए भाई, तो 100 पेन इज इक्वल टू डॉट 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 और डजन। तो आपसे बताइए अगर 100 पेन कितना डजन होगा, तो आपको किससे डिवाइड करना होगा,
12 से। क्यों? क्योंकि एक डजन में कितना होता है 12, तो कितना हो जाएगा बताइए 100 और डिवाइडेड बाई कितना 12। लेकिन उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे 100 पेन इज इक्वल टू डॉट 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 क्या मोल, तो बताइए 100 पेन इज इक्वल टू कितना मोल, तो मोल निकालने के लिए हम किसे डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और वो एवोगाड्रो नंबर कितना के इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसका वैल्यू कितना होगा 100 और डिवाइडेड बाई कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो चलिए भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। चलिए अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए तो कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम लोग जानना चाहेंगे, है ना, कुछ एलिमेंट और उसका एटॉमिक वेट। चलिए एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक वेट पढ़ना चाहेंगे, है ना, और आप लोग 10th क्लास और 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना, जिसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका एटॉमिक वेट भी कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार हीलियम, हीलियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 2 जा 4। हम लोग जनरली ये ट्रिक देते हैं, लेकिन ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा आपका, है ना, लेकिन 1 से 20 तक इवन नंबर, एटॉमिक नंबर अगर इवन नंबर हो तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑड नंबर एटॉमिक नंबर हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 ऐड कर देंगे। तो चलिए भाई अब डायरेक्ट चलते हम लोग लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, लेकिन ये आपका ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 7। चलिए उसी प्रकार कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार नाइट्रोजन का 7 2 जा क्या होगा 14। अब देखो ये ऑड नंबर है तो 15 हो जाना चाहिए था, लेकिन 40 आपका इसका कितना है 14, ये आपका क्या है एक्सेप्शनल केस है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 8 2 जा कितना हुआ 16। उसी प्रकार फ्लोरीन 9 9 2 जा 18, लेकिन ये ऑड नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19। अब कुछ और एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके एटॉमिक वेट के बारे में जो आपको लगभग याद करके रखना पड़ेगा आपको। चलिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 11 2 जा 22, बट 11 क्या है ऑड नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा 23। उसी प्रकार आपका मैग्नीशियम के लिए क्या होगा 12, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। उसी प्रकार एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए क्या 13 13 2 जा क्या 26, लेकिन कितना है इसमें 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 15 15 2 जा कितना 30, लेकिन क्या हो जाएगा 31। उसी प्रकार सल्फर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 16 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। उसके बाद पोटेशियम 19 19 2 जा कितना हो जाएगा 39। उसी प्रकार कैल्शियम का 20 20 2 जा क्या 40, लेकिन आप 11th क्लास में चले गए तो थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 56। उसी प्रकार कॉपर का कितना होता है 63.5 63.5। उसी प्रकार जिंक का कितना होता है 65। तो और सब एटॉमिक और बहुत सारे एलिमेंट है जिसके एटॉमिक वेट के बारे में आपको, है ना, जानकारी रखना चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस पे हेल्पफुल भी होंगे, है ना। तो अब चलिए इसी एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, है ना, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। देखिए यहां पे
अगर मान लो कि कोई कंपाउंड्स अगर AXBY है, AXBY, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट आपको जानना पड़ेगा कि हाँ एक एटॉमिक वेट कितना है। तो एटॉमिक वेट कुछ भी मान लेते तो क्या होगा A, यहाँ पे देखिए A कितना है, एक कंपाउंड में मतलब एक मॉलिक्यूल्स में A का संख्या कितना है x और B का कितना है y, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x इंटू क्या होगा एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B। देखिए यहाँ पे अगर AXBY का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप देखिए AXBY में A कितना है x, तो x लिख दिए इनटू एटॉमिक वेट ऑफ A और फिर बीच में क्या देंगे प्लस, और AXBY में B कितना है तो y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ क्या B। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O H इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो वाटर लिए हैं तो कितना हाइड्रोजन है 2, अरे वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है हाइड्रोजन का, तो 2, तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ क्या हाइड्रोजन, तो कितना होगा 1, बीच में क्या प्लस है ना। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू क्या 16 H इक्वल टू कितना होगा 18, क्या होगा 18। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 H इक्वल टू, तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना 1 प्लस सल्फर कितना है 1 इंटू एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का 32, बीच में प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 और फिर वो ऐड करने के बाद कितना आएगा 98, कितना आएगा 98। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग है ना, थर्ड एग्जांपल ग्लूकोज का C6H12O6। अब देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो 6 इंटू कार्बन का बताइए एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई बीच में प्लस, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 12, तो यहाँ पे 12 इंटू क्या 1 बीच में फिर से क्या प्लस, और ऑक्सीजन कितना है 6, तो क्या होगा 6 इंटू क्या 16 और सबको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 180। कुछ होमवर्क आप लोगों को दे दिया जा रहा है ना, जिसको आप ट्राई कीजिएगा। चलिए HW, फाइंड द मोलर मास of the following compounds, following given कंपाउंड। देखिए मोलर मास का भी मतलब होता है एक मोल का मास, वही मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालेंगे है ना। तो मोलर मास का मतलब एक मोल का जितना मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोलर मास। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है आपको है ना। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, इस पे भी आपका चीज देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास ऑफ NH3 H इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू कितना 14 बीच में प्लस, हाइड्रोजन कितना 3 इंटू क्या 1 कितना आएगा 17। अब मोलर का मतलब होता है ग्राम पर क्या मोल। आप यूनिट यहाँ पे लिख देना हो क्यों, क्योंकि मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का जितना मास होता है उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 कितना है 17 ग्राम पर मोल। इसका मतलब हो गया कि अगर आप एक मोल अमोनिया लीजिएगा तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा 17 ग्राम। कितना होगा 17 ग्राम। तो इसी प्रकार हम कुछ एग्जांपल्स कंपाउंड्स का लेते हैं जो आपको ट्राई करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल शुगर C12 H11, एसिटिक एसिड्स CH3COOH। थर्ड एग्जांपल फॉर्मिक एसिड HCOOH। फोर्थ MnO2 मैंगनीज है ये। Fe3O4। सिक्स एग्जांपल Na2CO3.10H2O। eighth questions NaOH ninth H3PO4
10th AgCl, है ना। तो ये सब आपका मोलर मास फाइंड आउट करके, है ना, इसको आप सेंड कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं।